हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनली अब रिवाइज करेंगे। इकोनॉमिक्स का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। आप लोगों ने बहुत बार कहा कि भैया इकोनॉमिक्स करवा दो, प्लीज़ इकोनॉमिक्स करवा दो, इकोनॉमिक्स। फाइनली इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनवा दिए। हम 15 मिनट में रिवाइज करेंगे। टारगेट रखेंगे कि 15 मिनट में दोनों चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे, बहुत ही कम टाइम के अंदर। जो आप 2 से 3 घंटे की एनसीईआरटी लगाओगे उस सबको समराइज करके मैंने इसमें कर दिया। तो अगर आप इसको देख लोगे तो इसके बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एज इट इज एग्जाम में छापाना है इनको, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है मनी एंड क्रेडिट। अब देखिए, मनी एंड क्रेडिट के अंदर जो सबसे पहले आता है वो आता है बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि जिसके थ्रू पहले, ये अभी नहीं चलते, पहले चलता था कि इसके थ्रू जो गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। मतलब कि कोई भी आपके पास में सामान है, जैसे कि आपके पास में मान लीजिए कि चावल है और आपको गेहूं चाहिए, तो आप क्या करोगे, चावल के बदले में गेहूं को एक्सचेंज करोगे। तो ये होता है बार्टर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी एंड हियर द बोथ द पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज एंड इट इज आल्सो नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको जब चावल चाहिए थे तो ही आपने अपने गेहूं दिए, और जब उसको गेहूं चाहिए थे तो आपने उसको चावल दिए। तो दोनों की फुलफिल जो नीड्स होती हैं उसी को यहाँ पे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। फिर इसके बाद में आता है कि व्हाई द ट्रांजेक्शंस वर मेड इन मनी। मनी में ही ट्रांजेक्शन क्यों होते हैं? देखो, इसके पीछे का फर्स्ट रीजन ये है कि मनी वर्क एज एन इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, कि इट इज द गुड्स एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। मनी क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, जिसके थ्रू कि हम कोई भी चीज को एक्सचेंज करवा सकते हैं। देन फिर इसके बाद में जो फॉर्म्स ऑफ मनी है, जैसे कि एंशिएंट पीरियड के अंदर जो मनी था वो किस फॉर्म में था? वो होता था ग्रेन्स में, होता था कैटल्स में, होता था, वर यूज्ड एज मनी। तो इसको मनी की तरह काम में लिया जाता है कि मतलब कि आपके पास में गेहूं है तो गेहूं से आप एक्सचेंज कर लीजिए। अगर आपके पास में बकरी है, गाय है, भैंस है, उनके बदले में आपको कुछ भी चाहिए हो आप उनके थ्रू एक्सचेंज कर सकते हो। लेकिन फिर जो मिडवेल पीरियड आया उसमें क्या हुआ कि मेटेलिक कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुई, जो कि गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, कॉपर के थे, लेड के थे, उनको इंट्रोड्यूस करा गया। जो गोल्ड वाले थे उनकी वैल्यू ज़्यादा थी, सिल्वर वालों की उनसे कम थी, और कॉपर वालों की सबसे कम थी। अभी जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है जो कि हमारे टाइम है, इस टाइम पर क्या चलते हैं? पेपर मनी चलते हैं, और कॉइन्स जो हम यूज़ में लेते हैं, पेपर नोट्स और कॉइन्स को काम में लिया जाता है मॉडर्न फॉर्म में। देन फिर इसके बाद में जो आता है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या क्या है। सबसे पहली जो है वो है करेंसी। अब करेंसी क्या होता है? करेंसी सिंपली एक ऐसी फॉर्म ऑफ मनी होती है जो कि हर कोई एक्सेप्ट करता है, जिसके अंदर की पेपर नोट्स भी आ गए और कॉइन्स भी आ गए, जिसको कि हर कोई एक्सेप्ट करता है। अगर आपको पेन खरीदना है तो भी आप कॉइन दे सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा पेन खरीदने तो आप नोट दे सकते हो। तो ये होती है हमारी करेंसी। और अगर इंडिया के अंदर बात करें, इंडिया के अंदर करेंसी को कौन रेगुलेट करता है? इंडिया के अंदर करेंसी को जो रेगुलेट करता है वो करता है आरबीआई। आरबीआई इशू करता है करेंसी नोट्स को ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और उसके बाद में यहाँ पे एक लॉ है जो लीगलाइज करता है कि द यूज ऑफ रुपी एज द मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटिंग अप ट्रांजैक्शन इन इंडिया। ऐसा नियम है कि आपके पास में ये जो नोट हैं, इन नोट्स को आपका कोई भी मना नहीं कर सकता। कि अगर आप मान लीजिए कि आप पेन लेने के लिए जा रहे हो, ये नहीं होगा कि स्टेशनरी वाला आपको पेन लेने से मना कर देगा। आप उसी नोट से मिल्क भी ले सकते हो, उसी नोट से आप बिस्किट भी ले सकते हो, जो आपका मन करे वो ले सकते हो, क्योंकि ये लॉ लीगलाइज करता है कि मनी जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, ये मीडियम ऑफ पेमेंट बोल सकते हैं। कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप पेमेंट की फॉर्म में इनको दे सकते हो। ये किसने करा है? आरबीआई ने इशू करा है। देयरफॉर द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसी वजह से जो रुपीज हैं उनको वाइडली एक्सेप्ट करा जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में। देन फिर इसके बाद में आता है डिपॉजिट विद बैंक। अब डिपॉजिट विद बैंक में क्या होता है कि जिसमें कि हमारा जो मनी है वो क्या होता है, बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। तो यहां पर होता है कि द अदर फॉर्म ऑफ मनी इन विच द पीपल्स होल्ड द मनी, जिसके अंदर की जो बैंक है, लोगों का पैसा है, वो बैंक रखता है अपने पास में। मनी इज डिपॉजिटेड इन द बैंक इज सेफ। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने घर पर रखा हुआ है 1,00,000 रुपए कैश, ठीक है, 1,00,000 रुपए कैश रखे हुए आपने, और एक आपने रखे हुए बैंक में। तो जो आपने बैंक में रखा है वहां पर बैंक में ज्यादा सेफ्टी, क्योंकि वहां पर गार्ड्स वगैरह सब कुछ रहेंगे। तो जो 1,00,000 रुपए हैं वो घर पे सेफ नहीं है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि लोग जो अपना पैसा है उसको बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं ताकि वो सेफ रहे। फिर इसके बाद में यहाँ पर इज सेफ विद द बैंक एंड द पीपल आल्सो गेट द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट। और जो भी, जैसे कि अगर आपके पास में पैसा है और अगर घर पे रखोगे तो उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बैंक को दोगे तो बैंक उसके बदले में आपको कुछ 1 या फिर 2% इंटरेस्ट देता है, जो पैसा आप उनके साथ में रखते हैं।
फिर इसके बाद में जो डिपॉजिट बैंक होता है वो कैन बी विदड्रॉन ऑन अमाउंट, और जो आपका पैसा है वो कभी भी आप निकलवा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने बैंक को दे दो तो बैंक की मर्जी की मेरे को अभी पैसे की जरूरत है, बोलेंगे नहीं कल आना, ऐसा नहीं होगा। आपको जिस टाइम पर चाहिए उस टाइम पर आपको पैसा मिल जाएगा। हेंस दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट, इनको कहा जाता है, इन डिपॉजिट्स को क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है चेक फैसिलिटी। अब चेक क्या होता है? चेक एक सिंपल सा कागज ही तो होता है जिसके अंदर की नाम लिखा हुआ होता है। तो ये चेक ये बताता है, एक बैंक के नाम के ऊपर रहता है तो बैंक को ये बताता है कि मेरे अकाउंट से, कि ये चेक मेरे नाम के ऊपर है, तो मेरे एक वन ए अकाउंट है, मतलब कि मेरा नाम ए है, तो मेरे बी को मेरे को पैसे ट्रांसफर करने, तो मैं बैंक को कहूंगा कि मेरे अकाउंट में से ए को बी को ट्रांसफर कर दो। तो यही इंफॉर्मेशन चेक में होती है कि पेपर दैट इंस्ट्रक्ट बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम ए पर्सन अकाउंट टू द पर्सन अकाउंट टू हुम द नेम चेक इज इशूड। तो आपने जिसके नेम पर इशू करा है उसको बैंक क्या करेगा, पैसा आपके अकाउंट में से ट्रांसफर कर देगा। ये होता है चेक फैसिलिटी। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है कि मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, कि बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है कि बैंक मीडिएट बिटवीन द दोज हु हैव एक्स्ट्रा फंड्स, मतलब कि डिपॉजिटर, कि आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा है तो आप बैंक को दीजिए, और जिनके पास में पैसा नहीं है उनको जो फंड्स हैं वो कौन देगा, बैंक देगा। और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे कि आपको इंटरेस्ट तो क्या मिलता है, वो मिलता है 1 से 2% की आपने जितना पैसा रखा है, और जो लेने वाले होते हैं जो कि बोरोवर्स होते हैं उनको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो पड़ता है 9 से 10%। तो ये जो बीच का डिफरेंस होता है यही होता है बैंक का मार्जिन। तो इसमें आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि बैंक मीडिएट बिटवीन द दोज हु हैव एक्स्ट्रा फंड्स, जो कि डिपॉजिटर्स होते हैं, जो कि हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में, और इसी के साथ में दोज हु नीड्स ऑफ एन दी फंड्स, जो कि जिसको फंड्स चाहिए, उसके बीच में एक मीडिएट रहता है कि जो पैसा लेता भी है और पैसा देता भी है। फिर इसके बाद में बैंक चार्जेस द हायर इंटरेस्ट ऑन द लोन देन दे ऑफर ऑन द डिपॉजिट, दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। और यही मेन सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं इनके बीच का डिफरेंस, की लेने वालों को तो क्या देना है, ज़्यादा देना है, और जो जिनका हमने ले रखा है उनको कम इंटरेस्ट देना है। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है क्रेडिट। अब क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। अब लोन से क्या समझते हो, जैसे कि आपको मान लीजिए कि कार खरीदनी है, ठीक है, आपको एक कार खरीदनी है, जो इसकी प्राइस है वो है करीब करीब 20 लाख से उसकी प्राइस है, ठीक है। अब 20 लाख उसकी प्राइस है और आपके पास में कैश अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने पापा से, मम्मी से, किसी से भी क्या करेंगे, आप पैसे लेंगे कि हाँ मुझे कार खरीदनी है, मैं आपको लौटा दूंगा। तो यही क्या होता है, यही होता है लोन। लोन रेफर्स टू ए आर्ग्यूमेंट टू विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद द मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो लेंडर होता है वो पैसे देगा आपको, और वो इसके बदले देगा, वो इसके बदले देगा कि आप उससे कहेंगे कि मैं आपको आगे लौटा दूंगा, प्लीज मेरे को अभी इस टाइम पर जरूरत है। फिर उसके लिए क्या करता है, वो कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगा या फिर आपसे कोई कमोडिटी वगैरह रखवा लेगा, वो हम आगे देखेंगे। लोन जो होते हैं वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लोन एक केस में अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि कोई भी एक स्टार्टअप करना और उसके लिए करीब करीब 70 से 80 लाख रुपीज चाहिए, तो 70 से 80 लाख रुपीज आसानी से नहीं मिल सकते। तो ये क्या होता है कि इस केस के अंदर जो लोन है वो बहुत ही अच्छा साबित होगा, तो आपके यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी ग्रोथ होगी। लेकिन वहीं पर ही आपने क्या करा कि आपने एक ऐसा लोन ले लिया जो कि आपसे चुक नहीं रहा और आपने इतना ज्यादा आपके ऊपर कर्ज हो गया, तो इस केस के अंदर वो बैड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन होती है, गुड और बैड। इन वन सिचुएशन इट कैन इंक्रीज द पर्सन इन अर्निंग एंड इन अदर सिचुएशन इट मे पुश इन द डेब्ट ट्रैप। अब डेब्ट ट्रैप क्या होता है, जिसके अंदर की द सिचुएशन इन विच द लोन इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीपे इट इज ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट, कि जो लोन है वो पे ही नहीं कर पाते, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। अब उसके बाद में आते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब जब आप लोन लेने जाते हैं तो कुछ टर्म्स रहते हैं कि भैया मेरे को तो देख, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, मेरे को इसके हिसाब से 10% इंटरेस्ट चाहिए हर महीने का, इंटरेस्ट तू देता रहना साथ में, और कुछ सामान ऐसा रख दे कि जिससे कि मैं अगर मान ली कि तू नहीं दे पाए तो मैं उसको बेच दूँ। तो इसमें सबसे पहली होती है कि इट इज़ द सेट ऑफ द कंडीशन, कंडीशंस होती हैं विच आर द, मतलब कि विच अ लोन इज गिवन, इट में इंक्लूड द मेथड ऑफ पेमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट। कि इसमें जो होता है हमारे पास में कि पूरी पूरी कंडीशंस होती हैं जिनके तहत क्या होता है कि लोन गिवन होता है, और इसमें जो इंक्लूड होते हैं पेमेंट का मोड भी रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रहता है कि भैया तू 5 महीने के लिए लेगा या 6 महीने के लिए लेगा, ये सब कुछ पहले उसमें डिसाइडेड होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर कोलेट्रल और सिक्योरिटी होती है। इसमें कोलेट्रल का मतलब होता है कि कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी की, मतलब क्या ऐसी चीज रखेगा कि जिसके बेसिस पर मैं तेरे को दूंगा। इसके अंदर क्या होता है कि एसेट्स होते हैं दैट द बोरोवर्स ओन सच एज लैंड, व्हीकल्स एंड यूज दिस
दिस एज एन द गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। तो आप देखिए इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि इसमें आपको एक 10 करोड़ का लोन चाहिए, ठीक है, आपके पास में 10 करोड़ का आपको लोन चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको बोला जाएगा कि आपके पास में कोई एक ऐसा एसेट्स रखो हमारे पास में, जैसे कि अगर मान लो कि अभी आप नहीं दे पाओगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारा तो लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस को ओवरकम करने के लिए वो क्या कहते हैं कि आपके पास में चाहे से कोई भी जमीन हो, जायदाद हो, जो भी है, गाड़ी जो भी है, वो हमारे पास में रखवा दो। अगर आप नहीं दे पाओगे तो क्या करेंगे, हम उसे बेच देंगे, पर जब तक का टाइम है, जब तक हम आपको पूरा टाइम देंगे। लेकिन अगर आप नहीं पे कर पाते हो तो हमारे पास में पूरा राइट रहेगा उसको बेचने का। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इफ द बोरोवर इज नॉट एबल टू रीपे द लोन देन द लेंडर्स हैज द राइट टू सेल एन एसेट्स और द कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। देन फिर इसके बाद में बात करें यहाँ पर क्रेडिट सोर्सेज इन इंडिया, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इससे हो सकता है कि कल क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि इसमें एक तो डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। तो डिफरेंस दोनों के याद होना चाहिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का। या फिर ये हो सकता है कि फॉर्मल सेक्टर को एक्सप्लेन कीजिए, तो ये आप ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले अगर बात करें फॉर्मल सेक्टर की, तो फॉर्मल लोन्स आर फ्रॉम द बैंक्स एंड द कॉर्पोरेटिव से जो लोन लिया जाता है वो फॉर्मल में होता है। जैसे कि आप बैंक वगैरह से लोन लेते हैं, जो आप अपने भाई बहन या फिर इन सब से लेते हैं, ये इनफॉर्मल केस में आता है। अब उसके बाद में इसको सुपरवाइज कौन करता है, इसको आरबीआई सुपरवाइज करता है फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन को। और जो आरबीआई होता है यहाँ पर, आरबीआई सी दैट द लोन गिवन बाय द बैंक इज नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड द ट्रेडर्स बट आल्सो टू एंड द स्मॉल कल्टिवेटर्स एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड टू स्मॉल बोरोवर्स। तो यहाँ पर आरबीआई पूरा सुपरवाइज करता है कि बस बैंक ऐसा ना हो कि बस करोड़पतियों को लोन दिए जा रहे हैं और जो नॉर्मल लोग हैं उनको लोन ही नहीं दे रहे। तो ये आरबीआई सुपरवाइज करता है। और इसकी जांच करने के लिए क्या करता है, आरबीआई उनसे इंफॉर्मेशन मंगवाता है। आरबीआई पीरियडिकली हैव टू सबमिट अ इंफॉर्मेशन ऑन हाउ मच दे लैंडिंग एंड टू हुम एंड एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। ये सब कुछ आरबीआई क्या करता है, मॉनिटर करता है। देन फिर इसके बाद में अगर बात करें इनफॉर्मल सोर्सेज की, तो इनफॉर्मल सोर्सेज में वो सोर्सेज आते हैं जिसके अंदर कि आप जो मनी लेंडर्स हैं वो कौन हो सकते हैं, आपके ट्रेडर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये सब आते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में। देन फिर इसके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी विच सुपरवाइजेज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द लेंडर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर। और यहाँ पर दे कैन लेंड एट द वॉट एवर द इंटरेस्ट दे वांट्स टू चूज। अगर कोई मान लो कि आपका अच्छा फ्रेंड है, अगर आपका अच्छा फ्रेंड और आप उससे लोन ले रहे हो, तो वो बोलेगा कि कोई बात नहीं यार, तू तो मेरा भाई है, मैं तेरे से 0% इंटरेस्ट लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी और से लेने के लिए जाओगे, वो बोलेगा मैं तो 20% लूंगा क्योंकि तू मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इसलिए मैं तेरे से 20% लूंगा। ऐसी कंडीशन होती है। तो इसके लिए कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं रहता। लेकिन बैंक में क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर में एक फिक्स्ड अमाउंट रहेगा कि आपको 6% देना है, तो मतलब 6% देना, चाहे से आप कितने भी बड़े करोड़पति हो या फिर आप कितने भी गरीब हो, उसमें 6% फिक्स रहेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर देयर इज नो वन टू स्टॉप देम एंड अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। ये सबसे बड़ा रीजन है इस इनफॉर्मल सेक्टर का कि आपने कोई गुंडे आदमी है, हमने मूवीज वगैरह में खूब देखते हैं कि गुंडे से वो पैसे लेता है, पैसे लेकर के खर्च कर देता है, दे नहीं पाता, तो गुंडा क्या करता है, फिर गुंडागर्दी करके मारपीट करता है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को बेच देता है। तो इनफॉर्मल वेज के अंदर इसमें किया जाता है। तो ये होता है इसमें। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट टू द बोरोवर ऑफ एन इनफॉर्मल लोन्स इज मच हायर एज द नो रिकॉर्ड फॉर द ट्रांजेक्शंस आर केप्ट। जो यहाँ पर चार्ज करा जाता है लोगों से इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा चार्ज किया जाता है और इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। और फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ये बहुत ही सिंपल सा है। ये इसमें क्या होता है कि आप एक ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट है, ठीक है, आप 5 लोगों का स्टूडेंट हो और आप सभी क्या करते हो कि हर महीने के महीने 25 या फिर 100 रुपये डालते रहते हो, ठीक है, कि आप सभी मिलके ऐसे करके आपने पूरे साल भर में सभी ने मिला करके पैसे इकट्ठा करे। और पूरे साल भर में जब आप लोगों ने पैसे इकट्ठा करे तो यहाँ पर आपका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बन जाएगा और इसके बेसिस को देख करके आपको बैंक जो है वो लोन दे देगा कि ये एसेट है, इसके बेसिस पर आपको लोन दे देगा। अगर आप नहीं दे पाते हो तो आपके मेंबर्स भी उसको रीपे कर सकते हैं। अभी उसी बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर 15 से 20 लोग हो सकते हैं। मैंने 5 का कहा था तो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, 15 से 20 लोग हो सकते हैं। हु मीट रेगुलरली एंड पुल देयर सेविंग्स एंड सेविंग मे बी वेरी फ्रॉम 25 to 100 और डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पर्सन। इफ द रेगुलर सेविंग्स इट बिकम्स एलिजिबल फॉर द लोन्स फ्रॉम द बैंक, एसएचजी हेल्प द बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल। कि उनके पास में अगर किसी के पास में सिक्योरिटी नहीं है
तो उनके केस के अंदर ये एसएचजी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और यहाँ पर द डिसीजन रिगार्डिंग द लोन यूजेस इज टेकन बाय द मेंबर्स एंड इफ द मेंबर फेल्स टू रीपे द अदर मेंबर्स कंपनी, मतलब कि यहाँ पर जो ये हमारे हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर आपके जो कलीग्स हैं वो अपने शेयर से पे कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फीचर्स बैंक विलिंग्स टू गिव द लोन्स टू एसएचजीज। तो एसएचजीज के बेसिस के ऊपर ही इनको कोलेट्रल मान के क्या दिया जाता है, लोन्स दिया जाता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अब देखो ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको बस सिंपल से कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखे होंगे क्योंकि जैसे कि एमएनसी क्या होता है, एमएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, किस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड बैरियर है, वो सब आपको इसमें याद रखना होगा। तो अब सबसे पहले अगर बात करें एमएनसी क्या होती है भैया, एमएनसी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि अपना प्रोडक्शन भी करती है और यहाँ पर उसको कंट्रोल भी करती है एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर। इसके नाम में क्लियर है कि मल्टीनेशनल, एक से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करे। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि जो एमएनसी होती है वो अपने जो ऑफिस होता है उसको फैक्ट्रीज होता है फॉर द प्रोडक्शन इन द रीजन वेयर दे गेट द चीप लेबर, और ये अपना जो प्रोडक्शन ऑफिस होता है या फिर वो उस जगह पर सेटअप करती है जहाँ पर कि इनको चीप लेबर पड़े। अब फॉर एग्जांपल के लिए कि एक अमेरिकन कंपनी है, वो कोई भी एक मान लो कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है, एक मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है। अब उसके बाद में वो मोबाइल की सेलिंग कहाँ पर करेगी, तो जो सबसे चीप मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है चाइना में। तो वो क्या करेगी भैया, चाइना में तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और जो सबसे सस्ती कस्टमर केयर प्रोवाइड करवाई जाती है वो करवाई जाती है इंडिया में। तो वो क्या करेगी कि चाइना के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर दी और इंडिया के अंदर क्या किया, इंडिया के अंदर सेटअप करा कॉल सेंटर, जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि उनकी कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा कम हो गई और फिर उन्होंने बहुत ही अच्छे दामों के अंदर यूरोप वगैरह और इस मतलब कि नेशन में बेच दिया। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि एमएनसी नॉट ओनली सेल इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली बट आल्सो द गुड्स एंड द सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। ये होता है कि बस वो अपने प्रोडक्ट ही नहीं बेचती, वो अपनी सर्विसेज भी हर एक नेशन में देंगे और जो उनका पूरा मटेरियल है वो भी हर नेशन में देंगे और कई कई नेशंस के अंदर उनकी प्रोडक्शन यूनिट्स भी होंगी। देन फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। तो यहाँ पर एमएनसी किस तरीके से इंटरलिंक करती है प्रोडक्शन को कंट्रीज के अक्रॉस। तो जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको कि एफडीआई कहा जाता है। इसमें होता है कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी बेस्ड इन अ कंट्री यूजुअली एमएनसी इनटू अ कंपनी इन अनदर। ठीक है, ये होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फिर इसके बाद में आता है कि पार्टनरशिप एंड द जॉइंट वेंचर। अब एमएनसी क्या करती है, अपने सेटअप जो होता है उसको, प्रोडक्शन जो सेटअप है उसको जॉइंटली विद द सम ऑफ द लोकल कंपनीज, जो भी लोकल कंपनीज है उनके साथ में हाथ मिला करके करेंगे कि हाँ भैया हम आपके साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, आप हमारा भी प्रोडक्ट बनाएंगे लेकिन उसमें ब्रांड नेम हमारा होगा। तो इस तरीके से उनके साथ में पार्टनरशिप करती हैं और जो लोकल कंपनीज हैं इसकी हेल्प से उनको क्या मिलती है, नई टेक्नोलॉजी मिलती है और उनकी प्रोडक्शन जो क्वालिटी है वो भी इंप्रूव होती है। देन फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है यहाँ पर कि लोकल कंपनीज जो है उनको टेक ओवर कर लेती है। एक छोटी सी कंपनी है 5-10 करोड़ की, तो एमएनसी बड़ी कंपनी होती है, मल्टी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जिनका बजट होता है, वो बोलते हैं ठीक है हम आपको खरीद रहे हैं, बस ऐसे करके वो खरीद लेते हैं। आते हैं कि हाँ आपकी कंपनी अच्छी लगी, खरीद लेते हैं। लोकल कंपनीज को फर्स्टली वो खरीदते हैं और उससे अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स टू द लोकल कंपनी, और यहाँ पर एमएनसी प्लेस एंड मतलब कि प्लेस ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन विद द मैनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड एमएनसी रिसीव्स द प्रोडक्ट एंड सेल इट अंडर द ब्रांड नेम। तो वो जो मैंने आपको अभी भी बात बताई थी कि यहाँ पर स्मॉल प्रोड्यूसर्स को खरीदते हैं, फिर उसके बाद में बोलते हैं कि हमारा जो लेबल है हमारा ब्रांड नेम होना चाहिए। बस एमएनसी में क्या होता है कि ब्रांड नेम मैटर करता है और कुछ भी मैटर नहीं करता, एमएनसी के पास में बस ब्रांड नेम होता है। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, आल्सो द इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड्स और इंटर रिलीजियन ट्रेड होता है। फिर इसके बाद में ये क्या क्या हेल्प करता है कि इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट, जो कि हमारे फॉरेन ट्रेड की बात करेगी कि इट फैसिलिटेट द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज एंड इट आल्सो फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ पीपल्स आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। फॉरेन ट्रेड्स की हेल्प से आप टेक्नोलॉजी को मूव कर सकते हो, लोगों को मूव कर सकते हो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग जा सकते हैं, आइडियाज टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ हम कर सकते हैं फॉरेन ट्रेड की हेल्प से। इट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड लोकल और डोमेस्टिक मार्केट, से भी ऊपर जाने की क्या करते हैं, उनको एक देते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और इंक्रीजेस द कंपटीशन, ओवरऑल द रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। ठीक है, अब उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एंड द रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज मोर एंड मोर
मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी इज मूविंग बिटवीन द कंट्री। तो ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर की रैपिड इंटीग्रेशन होता है, कनेक्शन होता है कंट्रीज के बीच में, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी जो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करे। देन फिर इसके बाद में जो आता है कि फैक्टर जो कि ग्लोबलाइजेशन के हैं, सबसे पहला फैक्टर है कि डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन, जिसको कि ग्लोबलाइजेशन में हेल्प करा है। सबसे पहले जो फैक्टर है जिसने हेल्प करा है कि जो डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन हैज लीड्स टू चीप क्विक डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट है वो है कि ट्रांसपोर्ट वाले डेवलपमेंट ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। अदरवाइज अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ने बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी है किसको, ग्लोबलाइजेशन को। और फिर उसके बाद में जो आता है कि जो तो अब यहाँ पर आता है कि जो सेकंड पॉइंट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब। ये जो बहुत ही ज़्यादा आईटी जो है, जैसे कि आप लोगों का जो इंटरनेट है, जो इसने बहुत ही तगड़ा रिवोल्यूशन ला दिया है पूरी कंट्रीज़ के अक्रॉस, ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। और यहाँ पर क्या हुआ कि न्यू टेक्नोलॉजी जैसे कि ई बैंकिंग हो गया, टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हैज़ मेड द कम्युनिकेशन एंड द पेमेंट फॉर द बिजनेस। अभी इंटरनेट का ही हेल्प लिया जाता है मोस्ट ऑफ द पेमेंट में। आप लोग जाते होंगे, क्यूआर कोड करते हो, क्यूआर कोड से स्कैन करके पे करते हो, तो वो आप इंटरनेट के थ्रू ही करते हो। तो इंटरनेट ने एक तरीके से पूरा ही गेम चेंजर रहा है। फिर इसके बाद में अगर बात करें जो थर्ड फैक्टर है जो कि इंडिया ने करा था 1991 में, कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको हटा दिया। अब ट्रेड बैरियर क्या होते हैं कि जिसके आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाती है, टैक्स लगा दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आपको बाहर से कोई भी एक लग्जरी कार मंगवानी, ठीक है, आपको एक लग्जरी कार मंगवानी जिसकी प्राइस है करीब करीब 3 to 4 CR, ठीक है, 3 से 4 करोड़ की गाड़ी आपको मंगवानी है, तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि उसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगा दिया जाता है कि आपको वो कार पड़ेगी, मतलब 50% इंपोर्ट टैक्स लगा करके वो 6 करोड़ की कार पड़ेगी। 4 करोड़ की गाड़ी 6 करोड़ की, 2 करोड़ के ऊपर उसका टैक्स हो गया। तो ये जो बात होती है यही होते हैं ट्रेड बैरियर्स। तो इनके लिए लेकर के 1991 के अंदर लॉ निकाला गया था, तो वो आप एक बार जरूर से देख लेना। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। WTO क्या होता है कि इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन whose aim is to liberalize the international market. It started in the developed countries के अंदर स्टार्ट हुआ था। Now nearly 164 countries are the members of WTO. अब इसके बाद में but it seems that the developed countries having the unfairly retained the trade barriers while on the other WTO developing countries to remove the trade barriers. तो यहाँ पर जो WTO है ये फोर्स करता है डेवलपिंग जो कंट्री है जैसे कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं कि आप अपने ट्रेड बैरियर हटा दो ताकि फॉरेन कंपनीज आप में आ सकें। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों हैं, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले अगर बात करें पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट वो होता है कि MNC स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया विद द टाइम द इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एज द इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज बीन बाइनेंस मतलब कि तो यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि MNC स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया विद द टाइम दे इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एज द इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर देम। तो ये हो गया कि सबसे अच्छा जो बेनिफिट है कि इंडिया के अंदर क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट आया। फिर इसके बाद में जैसे कि टॉप कंपनीज रेज द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स ड्यू टू द कंपटीशन। जो हमारी टॉप कंपनीज हैं, जैसे कि अब कोई मान लो कि मल्टीनेशनल कंपनी आती है और हमारी यहाँ की एक इंडिया की एक टॉप कंपनी और वो उसकी भी टॉप क्वालिटी है, तो वो क्या करेंगे अपने नाम रखने के लिए क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी है उसको इंप्रूव करेंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन की वजह से प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव होती है और जो होता है उनके पास में नई टेक्नोलॉजी आती है MNC के साथ में कोलैबोरेटिंग करने से। देन फिर इसके बाद में आता है कि यहाँ पर एज मैनी एज फॉरेन कंपनीज केम टू इंडिया ह्यूज नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड। तो ये वाला जो पॉइंट है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है एंड मोर अपॉर्चुनिटीज वर क्रिएटेड फॉर इंडियंस के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं। और यहाँ पर कंज्यूमर गेट्स द मोर चॉइसेस एंड चीपर प्रोडक्ट मिलते हैं लोगों को। और यहाँ पर लार्ज इंडियन कंपनीज बिकम MNC, जैसे कि टाटा हो गया, एशियन पेंट हो गया, इन्फोसिस, ये जब MNC बनती हैं तो इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं। देन फिर इसके बाद में जो आता है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। अब जो नेगेटिव इम्पैक्ट 3 है इसके, सबसे पहला है कि स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, वो बंद ही हो जाते हैं। अब कौन होगा कि जो कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर वाली कंपनी से टक्कर लेगा, नहीं लेगा। फिर इसके बाद में लेबर लॉस हैं उनको फ्लेक्सिबल कर दिया जाता है कि आप लोगों के कोई भी लेबर लॉ नहीं रहेंगे कि जो अट्रैक्टमेंट के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज है इसलिए कहा जाता है कि आपके अकॉर्डिंग ही हम लॉ रख देंगे। फिर इसके बाद में जो रीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, धोती और मटका हैं, वो
खत्म होते जा रहे हैं, वो है ही नहीं। तो क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जगह पर अदर फॉरेन प्रोडक्ट्स आ गए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे से समझ में आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।